सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशंस क्या होता है? कम्युनिकेशंस यहाँ से डेफिनेशन देखेंगे तो कम्युनिकेशन को अगर अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो कोई भी थॉट्स है उसको आप एक्सचेंज करेंगे तो वो आपके बीच में कम्युनिकेशन है। ठीक है, ये आपका वन वे भी हो सकता है, टू वे भी हो सकता है। वन वे का एग्जांपल जैसे कि आप लोग रेडियो में या टेलीविजन में टीवी में कुछ देख रहे हैं या मोबाइल में कुछ आप यूट्यूब में कुछ देख रहे हैं तो वो सारा आपका वन वे कम्युनिकेशन का, इसको आप लीनियर मॉडल भी बोल सकते हैं। वन वे का मतलब क्या है कि सिर्फ आप सुन रहे हैं, कोई आप अपनी बात नहीं बोल सकते। अब रेडियो में कोई गाना आपका चल रहा है या टीवी में कुछ आप देख रहे हैं सीरियल, तो सिर्फ आप उनकी बात को सुन सकते हैं, आप अपनी बात उनसे नहीं बोल सकते हैं। मोबाइल में यूट्यूब में आप कुछ देख रहे हैं तो आप सिर्फ सुन सकते हैं, ये सिर्फ वन वे है। ठीक है, उसको हम लीनियर मॉडल बोलते हैं। टू वे क्या है? टू वे में बोलने वाला सुनने वाला एक साथ है। जैसे आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हो, दोस्तों से बात कर रहे हो, भाई बहन बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, एक बोलेगा दूसरा सुनेगा, दूसरा बोलेगा पहला सुनेगा, तो वो होता है हमारा टू वे कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन बहुत सिंपल सी चीज है, कोई भी मैसेज, कोई भी आइडिया, कोई भी थॉट्स, उसको एक्सचेंज करना, उसको बताना, वही होता है हमारा कम्युनिकेशन। यहाँ पे देखेंगे आई ए रिचर्ड जो थे इंग्लिश के राइटर थे, इन्होंने कम्युनिकेशन को डिफाइन किया। ठीक है, 1928 में इन्होंने बोला है, कम्युनिकेशन टेक प्लेस व्हेन वन माइंड सो एक्ट अपॉन इट्स एनवायरमेंट दैट अनदर माइंड इज इन्फ्लुएंस। मतलब एक माइंड इस तरह से बात है कि दूसरे माइंड को ये इन्फ्लुएंस करता है। एंड इन दैट अदर माइंड एन एक्सपीरियंस अकर विच इज लाइक द एक्सपीरियंस ऑफ द फर्स्ट माइंड। मतलब इसमें दो माइंड इन्वॉल्व होते हैं। तो इन्होंने बोला था कम्युनिकेशन जैसे अगर आपका दिमाग जैसे होता है ना, कई बार आप कोई बात बोल रहे हो तो आपका दिमाग कहीं और होता है, मतलब आप सोच कुछ और रहते हो। तो यहाँ पे बात कहाँ से होगी? कुछ भी हम कम्युनिकेट करते हैं अपने माइंड से करते हैं। अगर हमारा दिमाग ठीक होगा तो ही हम सही बात कम्युनिकेट कर पाएंगे। अब कोई पागल है जिसका दिमाग नहीं काम कर रहा तो वो कैसे आपसे एक सही बात कम्युनिकेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसमें ये जो डेफिनेशन दी गई थी रिचर्ड्स के द्वारा, इन्होंने बोला था कि कम्युनिकेशन का मतलब है एक माइंड, ठीक है, इस तरह से काम करता है कि दूसरे माइंड को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, दो माइंड है, पहला दूसरा, तो ये जो है दूसरे के माइंड को इन्फ्लुएंस कर रहा है, इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है कि जो दूसरा माइंड है वो उस तरह से एक्सपीरियंस करेगा जिस तरीके का एक्सपीरियंस फर्स्ट पर्सन के माइंड में होगा। मतलब जो चीज फर्स्ट माइंड सोच रहा होगा तो वही चीज दूसरा पर्सन भी सोचने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी बात कम्युनिकेट कर दी। तो वो होता है हमारा कम्युनिकेशन। तो वही इसमें बोला है। कम्युनिकेशन के मॉडल क्या है? यहाँ पे दो मॉडल की बात की है। एक है लीनियर मॉडल। लीनियर मतलब बिल्कुल सिंपल मॉडल, वन वे मॉडल। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, रेडियो टीवी जो मैंने आपको दिया ना, वो आपका लीनियर मॉडल है। ठीक है, तो इसमें किस किस के यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो अमेरिकन एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, ठीक है, लासवेल, उन्होंने बोला था कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। तो कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं? द एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हम इन सभी के आंसर्स जानने की कोशिश करते हैं कम्युनिकेशन में। हु मतलब कौन, बोलने वाला कौन है। सेकेंड है व्हाट डज इट से, जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है। इन व्हाट चैनल मतलब कैसा मोड है, फोन से बात कर रहा है, टीवी से, किस तरह से आपकी बात हो रही है। हुम एग्जैक्टली, किससे एग्जैक्टली बात हो रही है। विच रिजल्ट एग्जैक्टली, क्या रिजल्ट निकला है। तो इनके आंसर्स अगर दिए जाएंगे तो ये कम्युनिकेशन है, ये इसमें बोला गया है। ठीक है, तो अगर हम लीनियर मॉडल की बात करें तो रेडियो को आप याद रखना, बिल्कुल सिंपल मॉडल है। यहाँ पे इन्होंने ज्यादा अच्छे से डेफिनेशन आपको नहीं बताई, बहुत सारी लाइनें लिखी है कि इन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने वैसा बोला, बट एज इट इज लीनियर मॉडल क्या है उसको बहुत अच्छे से नहीं पता है। ठीक है, तो ये मैंने आपका गूगल में देखा था लीनियर मॉडल एग्जैक्टली क्या डिफाइन है। तो लीनियर का मतलब सिंपल वन वे जो मॉडल होता है उसको हम लोग लीनियर मॉडल बोल सकते हैं। सेकेंड आता है आपका डायनामिक मॉडल। डायनामिक मॉडल का मतलब देखिए, द आर्ट ऑफ डायनामिक कम्युनिकेशन इज दैट इज ऑलवेज डेवलपिंग। तो ये जो डायनामिक मॉडल है ये हमेशा डेवलप होता है। इट कंसिस्ट ऑफ कैपेबिलिटीज ऑफ इंटरैक्टिंग कॉन्शियसली एंड रिस्पॉन्डिंग थॉटफुल टू अदर। मतलब हम क्या कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं और साथ साथ हम रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें यही बोला डायनामिक मॉडल में क्या है कि इसमें जो चीजें हैं आपकी डेवलप होती रहती है, प्लस आप रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, सुन रहे हैं। लिखा है as soon as you get past the initial stage of mastering the fundamental। तो इसमें जैसे आप बेसिक जो आपकी कम्युनिकेशन है उसको जैसे आप मास्टर करते हैं, मतलब उसमें आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, एवरीथिंग एल्स कैन बी टॉट, प्रैक्टिस एंड इम्प्रूव ओवर द कोर्स ऑफ लाइफ टाइम। तो अगर आपने बेसिक मॉडल सीख लिया तो धीरे धीरे आप अपने आप को डेवलप करते जाएंगे। तो वही आपका डायनामिक मॉडल इसमें बोला गया है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे बोली है कि बेसिक मॉडल जो है बेसिक चीज होती है जिसमें आप बात करते हैं। मास्टरिंग मतलब बेसिक मॉडल में क्या होगा कि फंडामेंटल किस तरह से आइडियाज का कम्युनिकेशन किया जा रहा है, आइडियाज कैसे बात की जा रही है, अपनी बात कैसे शेयर की जा रही है। ठीक है, और धीरे धीरे जो है उस फंडामेंटल से आगे आगे आप लाइफ में डेवलप करते जाते हैं। तो वही आपका डायनामिक मॉडल यहाँ पे बताया। कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में मेन क्या क्या कंसेप्ट है? पहला, इसमें दो तीन प्रिंसिपल की बात की है। पहला है प्रिंसिपल ऑफ इथिकल ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन, जो भी आप कम्युनिकेशन करेंगे वो इथिकल वे में होनी चाहिए। सेकेंड है कल्चर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है उसके हिसाब से कम्युनिकेट होती है। तीसरा मेथड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का क्या मेथड है। तो उन तीन चीजों को, इन तीन कंसेप्ट को ध्यान में रख के जो है कम्युनिकेशन की जाती है।
बोल रहा है कि जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं ना, तो वो इरिवर्सिबल है। ऐसा नहीं आपने किसी को कुछ बोल दिया उस बात को आप रिवर्स कर सकते हो, पॉसिबल नहीं है। एंड एक्टिव लिसनिंग शुड ऑलवेज बी प्रैक्टिस। तो जब भी हम कुछ बोलते हैं तो हमें लिसनिंग भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम बोले जा रहे हैं, ऐसा नहीं, हमें लिसनिंग, हमें सुनना भी चाहिए। आर एसेंशियल टू द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस के लिए जरूरी है कि जो भी आप कम्युनिकेट करो आपको सुनना भी है, क्योंकि वो आप रिवर्स तो नहीं कर पाओगे ना, तो हमें उस वे में बात करने की वो इरिवर्सिबल हो पाएगा कि वो इरिवर्सिबल है, हमें उस तरह से बात करनी है। और दूसरा है कि एक्टिव लिसनिंग हमेशा होनी चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि ये इरिवर्सिबल है तो हमेशा सुनना, सुन के समझ के तभी हमें कम्युनिकेट करना चाहिए। तो यहाँ पे 3 प्रिंसिपल की बात की है। एक है इथिकल ऑर्गेनाइजेशंस, दूसरा है कल्चर और तीसरा है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन लोकेशन, पर्सन और ग्रुप टू अनदर वन इज व्हाट वी मीन व्हेन वी टॉक। तो बोल रहा है कि कम्युनिकेशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह, एक पर्सन से दूसरे पर्सन, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जो है इन्फॉर्मेशन को सेंड करना। तो सिंपल सा बोला गया कि इन्फॉर्मेशन को अगर आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन, एक जगह से दूसरी जगह, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में भेज रहे हैं तो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिक कम्युनिकेशन यहाँ पे बोला है। बोल रहा कि अगर आपके पास एक मार्था मैडॉक्स है, इन्होंने बोला है कि अगर आप बहुत अच्छे वे में, आपकी बहुत अच्छी कम्युनिकेशन भी तो स्किल्स है ना, जैसे बात करने का तरीका है। एक जैसे कोई पर्सन है, मान लीजिए सेल्समैन है, उसका नाम रखते हैं 1S2। तो एक सेल्समैन ने किसी को कुछ अपना, किसी ग्राहक को, कस्टमर को कुछ सामान बेचने की कोशिश की, तो वो अच्छे से कम्युनिकेट करके उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया। सेम कस्टमर को सेल्समैन 2 जाके जो है इन्फ्लुएंस करके अपना प्रोडक्ट बेच सकता है। तो यानी डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इनके कम्युनिकेशन में, कि अपनी बात को सामने वाले को समझा पाना अच्छे से। तो बोल रहा है कि जो कम्युनिकेशन स्किल है ये बहुत जरूरी है, स्पेशली जो फर्स्ट लाइन मैनेजर है उनके लिए तो मस्ट है। क्योंकि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द ग्लू दैट बाइंड पीपल टुगेदर रिगार्डलेस ऑफ लैंग्वेज रेस। चाहे आप कहीं भी जाति के, कोई भी लैंग्वेज हो, किसी भी धर्म के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छी कम्युनिकेशन लोगों को बाइंड करने का काम करती है। When there is breakdown in communication, जब भी आपकी कम्युनिकेशन में ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, कंफ्यूजन अराइज होती है। मतलब जब आपने अपनी बात किसी को कुछ नहीं बोली, सामने वाला क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाएगा। तो उससे क्या है कि लाइकलीहुड ऑफ फेलियर इंक्रीज। तो उससे जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो बिल्कुल फेल हो जाएगा, इस चीज की आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन के लेवल की बात करेंगे, 5 लेवल में ये होता है। बट उससे पहले थोड़ा सा कम्युनिकेशन क्या होता है हम देख लेते हैं। ऑनेस्टली जो हम पढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ये 2 मॉडल है वो थोड़ा सा आपसे पूछ सकते हैं। कम्युनिकेशन सिंपल सा मतलब है कोई भी आइडियाज, कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी नॉलेज को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करना, तो वो हमारा कम्युनिकेशन है। यहाँ पे आइए रिचर्ड ने डेफिनेशन दी थी। इन्होंने बोला था कम्युनिकेशन का मतलब है कि एक माइंड दूसरे माइंड से कम्युनिकेट करता है, इस तरह से करता है कि जो दूसरा माइंड है उसको वैसा ही एक्सपीरियंस होता है जैसे कि पहले माइंड को होता है। तो ये डेफिनेशन दी गई थी आइए रिचर्ड के द्वारा। फिर कम्युनिकेशन के 2 मॉडल है, लीनियर मॉडल। लीनियर मॉडल में इन सभी के आंसर जानने की कोशिश की जाती है। हु मतलब कौन बोले, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, किस वे में, कौन सा चैनल, फोन से बात हो रही है, डायरेक्ट किस तरह से बात हो रही है, हुम एक्जैक्टली किससे एक्जैक्टली बात हो रही है, विच रिजल्ट एक्जैक्टली क्या रिजल्ट एक्जैक्टली से निकला है। अगर हम लीनियर मॉडल की बात करें तो लीनियर में क्या है, सिंगल वन वे जो कम्युनिकेशन है ना उसी को लीनियर बोलते हैं। लीनियर मतलब सिंगल, एक ही डायरेक्शन। इसको आप यूनि डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में जाएगा। जैसे रेडियो, रेडियो एक ही डायरेक्शन है ना, मतलब आप सिर्फ सुन सकते हैं, आप अपनी डायरेक्शन को, मतलब अपनी बात को नहीं बोल सकते। डायनामिक ऐसा नहीं है, इसमें बोला है कि जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल अगर हम सीखते हैं कम्युनिकेशन, उसमें मास्टर हासिल करते हैं तो धीरे धीरे आगे भी हम और आगे डेवलप करते जाते हैं। और ये आपका 1 वे नहीं है, आपका 2 वे रहता है, ठीक है। तो ये 2 मॉडल यहाँ पे बोले गए। फिर कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन की यहाँ पे बात की है। यहाँ पे मार्था मैडॉक्स ने बोला कि कम्युनिकेशन एक बहुत अच्छी स्किल्स, और ये स्किल्स तो फर्स्ट लाइन मैनेजर को आनी ही चाहिए, ठीक है। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स का क्या फायदा है कि लोगों को बाइंड करने का काम करती है। अगर आपकी कम्युनिकेशन में ब्रेकडाउन है तो इससे क्या होगा? कंफ्यूजन क्रिएट होगा, बोलना क्या चाह रहे हैं वो समझ में नहीं आएगा, और उससे फेलियर होने का चांस ज्यादा बढ़ेगा। लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के कितने लेवल है? तो यहाँ पे 5 लेवल की बात की। पहला है कम्युनिकेशन नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी। इसका क्या मतलब है? बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन बींग ही कम्युनिकेट करते हैं, अदर एंटिटीज बट ऑल्सो विद नॉन ह्यूमन एंटिटीज। बोल रहे हैं ऐसा नहीं कि सिर्फ ह्यूमन बींग ही कम्युनिकेट करते हैं, ये कम्युनिकेशन नॉन ह्यूमन बींग के साथ, नॉन ह्यूमन एंटिटीज के साथ भी हो सकता है। वो है कम्युनिकेशन नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस दैट कैन टेक प्लेस नॉट ओनली विद ह्यूमन बींग्स बट human beings and other human entities but also with non-human entities. Extra personal communication refer to interaction between individual and entity that are ये देखिए, ये है, इसमें बोल रहा है कि जो ह्यूमन बींग है वो जरूरी नहीं कि दूसरे ह्यूमन से बात कर रहा है, वो किसी नॉन ह्यूमन से बात करेगा, ठीक है। द अचीवमेंट ऑफ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन बिटवीन ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन एंटिटीज इज रिक्वायर्ड फॉर एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। तो बोल रहा है कि इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, इसमें ह्यूमन बींग
जो है दूसरे नॉन ह्यूमन बीइंग एंटिटी से बात करता है। साइन लैंग्वेज इज यूटिलाइज्ड बाय वन ऑफ द पार्टिसिपेंट इन दिस कम्युनिकेशन। इसमें साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, वाइल अदर पार्टिसिपेंट यूज ऑरल कम्युनिकेशन, बल्कि दूसरे जो है इसमें ऑरल कम्युनिकेशन भी यूज करते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि ह्यूमन बीइंग जो है कम्युनिकेट कर रहा है किसी नॉन ह्यूमन बीइंग के साथ। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो कहीं साइन बोर्ड आपको मिल गया, तो वो क्या है, आप ह्यूमन बीइंग है और वो आपको कम्युनिकेट करके बता रहा है कि आपको इस तरफ जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है। तो ये एक तरीके का कम्युनिकेशन होता है, इस तरह में बोलना चाह रहा है, ठीक है। आप कोई जैसे कोई मैसेज कहीं से मिलता है ना, ऐसे ऐसे एंटिटी से आपको मैसेज मिल रहा है जिसके अंदर जान नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया साइन बोर्ड, रोड में आप जा रहे हैं, लेफ्ट है, राइट है, यहाँ ब्रेक लगाइए, ये सब क्या है, ये आपको मैसेज से तो दे रहे हैं, बस फर्क इतना है आप ह्यूमन और वो नॉन ह्यूमन है। तो उनके बीच की जो कम्युनिकेशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, या इसको आप ह्यूमन और नॉन ह्यूमन की कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। सेकेंड है कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल तो ये सिंपल हो गया, इसमें आ गया टू पीपल्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन सक्सेसफुली। तो इसमें क्या होगा, दो लोग बात कर रहे हैं, इसमें एक सेंडर मतलब एक इसमें एक बात बोलेगा और दूसरा रिसीवर वो बात को सुनेगा, ठीक है। और वो एक शेयर लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं। शेयर मतलब जो लैंग्वेज दोनों को आती है, चाहे वो ऑरली मतलब बोल के या लिख के कैसे भी जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो वो सिंपल हो गया कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल। तीसरा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। आपको क्या आप लोगों ने कभी खुद से बात की है? कई बार होता है ना, अकेले में आपका मूड खराब है, ठीक है, आप किसको कुछ बोलना चाहते थे पर आप उसको बोल नहीं पाए, तो आप अकेले कमरे में सोचते हैं कि मैं इसको ऐसा बोलता वैसा बोलता, खुद से आप बात करनी शुरू कर देते हैं। ये भी एक तरीका, ये भी एक होती है इंट्रापर्सनल। या कई बार कुछ आपको कोई डाउट रहता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तब आप खुद से कम्युनिकेट करते हैं कि हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए नहीं। जैसे कोई मान लीजिए स्टूडेंट है जिसने भी 10th पास किया, वो खुद से बात कर रहा है कि मैं आर्ट्स लूँ, साइंस लूँ या फिर कॉमर्स। तो ये क्या है, ये है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, मतलब आप खुद से बात करते हैं, ठीक है। टॉकिंग टू वन सेल्फ इज व्हाट एग्जैक्टली। इंट्रा मतलब खुद से, इंट्रापर्सनल मतलब खुद से अगर आप बात कर रहे हैं तो वही आपकी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होती है। द ह्यूमन कैपेसिटी फॉर सेल्फ अवेयरनेस इज रिफ्लेक्टेड इन द फ्रेज वी यूज सच एज टेलिंग आवरसेल्फ द ट्रुथ और एक्नॉलेजिंग द ट्रुथ टू आवरसेल्फ। तो इसमें क्या हो रहा है कि खुद से, जैसे आप बोलते हैं ना कि हम खुद से कई बार अपने आप से बात करते हैं, अपने आप को सच्चाई बताने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आप कई बार झूठ बोल के आ गए, बट खुद को तो आप सच बताते हैं ना कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो वही होती है आपकी इंट्रापर्सनल, मतलब खुद से बात करना। कई बार आप देखते हैं ना कि खुद से भी आप बात करते हैं, तो जैसे कि कोई भी टॉपिक है, मान लीजिए आप बाहर गए, कहीं पे कुछ हुआ, आपने बाहर झूठ बोल दिया, अब घर आके खुद को तो सच बताते हैं ना कि नहीं वो ऐसा नहीं था, मैंने ऐसा किया, कि मैंने गलत किया। इससे हम लोग बात करते हैं, वही हमारी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक एक लाइन में आप लोग याद रखेंगे, बहुत सफिशिएंट है, इससे ज्यादा नहीं है। यहाँ पे एक एक छोटे छोटे चीज को जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत डिटेल में दिया, तो इतना आपको नहीं करना। ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशंस, इसका क्या मतलब है, आप देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ ब्लड के तौर पे कम्युनिकेशंस काम करता है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे चलेगा, आपका मैनेजर आपको कुछ काम बताएगा, आप काम करोगे, आप कस्टमर को कुछ बोलोगे, तो वही आपका ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे जो है एम्प्लॉय के साथ आपका मैनेजर कम्युनिकेट करता है, या एम्प्लॉय आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। ये तीन तरह से हो सकता है, अप डाउन हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टल मतलब होता है सेम रैंक के लोग अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टली। ऐसे एक डायगनली भी होता है। डायगनली में क्या होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के अगर लोग कांटेक्ट करेंगे तो वो होता है डायगनली। एक होता है अप और दूसरा होता है डाउन। अब कम्युनिकेशन का मतलब, अगर अपने मैनेजर को आप कोई रिपोर्ट दे रहे हो, या आपके ऑर्गेनाइजेशन कोई सर्वे करा रही है जिसमें वो आपसे पूछ रही कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, तो वो आपका होगा अप। डाउन इसका उल्टा है, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जैसे मान लीजिए आपको बोनस या कुछ देना चाह रही है, उसके रिगार्डिंग आपसे बात करना चाह रही है, तो वो आपका डाउन कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। आप ऐसा समझ सकते हैं, आप अपने मैनेजर को दिन भर की रिपोर्ट दे रहे हैं, दिन भर में ये काम हुआ है, तो आपका अप कम्युनिकेशन होगा। डाउन, आपका मैनेजर आपसे किसी चीज के बारे में बात कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो होता है डाउन। हॉरिजॉन्टली सेम रैंक के लोग अगर बात करते हैं तो वो होता है हमारा हॉरिजॉन्टली। तो तीन वे में यहाँ पे पता है। एक ऐसे डायगोनली भी होता है, डायगोनली में अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग कम्युनिकेट करते हैं। तो इस तरह से जो है ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। फील्ड ऑफ मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन मतलब पब्लिक एट लार्ज से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो तब मास कम्युनिकेशन। इसका एग्जांपल ईमेल, आपने एक मेल बहुत सारे लोगों को एक साथ भेज दी, वॉइस मेल, फैक्स, टेली कॉन्फ्रेंस से बात करें, वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात करें, तो ये सारा हमारा मास कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल सा जो टॉपिक है ये वाला कि किस तरह से जो है कौन कौन से लेवल में कम्युनिकेशन की जाती है, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। 5 लेवल में होती है। पहला कम्युनिकेशन नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, तो इसमें क्या होगा कि एक ह्यूमन बींग नॉन ह्यूमन बींग के साथ कम्युनिकेट करता है। एग्जाम्पल, आप रोड में कार चला रहे हैं या बाइक से जा रहे हैं, तो आप जो साइन लैंग्वेज रीड करते हैं, तो ये एक तरह से आप वो लैंग्वेज आपके साथ कम्युनिकेट कर रही है कि इधर लेफ्ट है, राइट है, ठीक है, इस तरह से जाना है, तो वो आपका ये आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा। सेकंड है कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल, इसमें दो लोग आपस में बात करते हैं, एक सेंडर है बोलने वाला, दूसरा रिसीवर है सुनने वाला।
इंट्रापर्सनल, इसमें ह्यूमन बीइंग जो है खुद से बात करते हैं। और कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि हमेशा ऑरली होगी, वो रिटर्न में भी हो सकता है। किसी ने दूसरे को लेटर लिखा तो अपनी बात तो उसने बोल दी ना उसके थ्रू, तो वही हो जाएगा हमारा ये सेकंड वाला। तीसरा है इंट्रापर्सनल, जब आप खुद से बात करते हैं, टॉकिंग टू वन सेल्फ इज व्हाट मीन बाय इंट्रापर्सनल। खुद से अगर आप बात कर रहे हैं तो हो गया आपके इंट्रापर्सनल। चौथा ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में जो लैंग्वेज यूज होती है वो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल ये तीन तरह से हो सकती है, अप डाउन और हॉरिजॉन्टली। अप का मतलब क्या होगा, जब आप अपने मैनेजर से, अपने ऑर्गेनाइजेशन से कोई अपनी बात रख रहे हैं तो हो गया अप। डाउन क्या होगा, आपकी मैनेजर आपसे कुछ पूछ रहा है तो वो आपका होगा डाउन कम्युनिकेशन। ठीक है, अप कम्युनिकेशन का एग्जांपल जैसे कुछ आपका सर्वे होता है ना, एम्प्लॉय सर्वे की, आपका एक्सपीरियंस कैसा है इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप अपनी बात रखते हैं सर्वे के थ्रू अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी मैनेजमेंट को, तो वो होती है आपकी अप कम्युनिकेशन। डाउन का मतलब जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपसे बात करती है तो वो जाएगा आपका डाउन का। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब सेम लेवल के लोग अगर बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, सेम रैंक, जैसे सीएम दूसरे सीएम से बात कर रहा है इस तरह से, तो वो होता है हमारा हॉरिजॉन्टली कम्युनिकेशन। फील्ड ऑफ मास कम्युनिकेशन, इसमें जैसे न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, उसके थ्रू आपने कोई न्यूज़ छपवा दिया और उसके थ्रू अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो होता है आपका मास कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशंस। तो बोला कि ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्यों जरूरी है, तो कम्युनिकेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशंस से हमारे हमारे कई सारे काम जो है पूरे हो जाते हैं। इट अकम्प्लिश द फॉलोइंग, क्या क्या, परफॉर्मिंग ड्यूटीज दैट आर कंसर्न, तो किसी भी फंक्शन या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें बताई जाती है तो वो हमें कैसे बताई जाती है, कम्युनिकेशन के थ्रू बताई जाती है। ठीक है, कोई भी नया सर्कमस्टांस है तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है तो वो भी हमें कम्युनिकेशन के थ्रू पता लगता है। कोई भी पॉलिसी प्रोसीजर्स, ठीक है, या डे टू डे जो भी एक्टिविटी है उसको भी आप कम्युनिकेशन की हेल्प से पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाई कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनाइजेशन में क्यों जरूरी है। इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन कंट्रीब्यूट टू लर्निंग, टीम वर्क, सेफ्टी, इनोवेशन एंड क्वालिटी ऑफ डिसीजन। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे टीम वर्क करना है, ठीक है, कुछ सीखना है, सेफ्टी, इनोवेशन या क्वालिटी ऑफ मतलब सही डिसीजन ले पा रहे हैं, तो इसी वजह से हो पाएगा जब आप एक अच्छे वे में जो है कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे कोई भी आइडियाज है, बेबी बूमर्स मतलब जो पुराने एक्सपीरियंस होते हैं, एक्स जनरेशन मतलब जो 1990 से आगे इन्होंने बर्थ लिया होता है, वाई जनरेशन जिन्होंने 2000 के बाद बर्थ लिया होता है। ठीक है, तो अलग अलग जनरेशन के लोग भी अपनी बात, अपना अलग अलग वर्क एक्सपीरियंस कम्युनिकेशन के थ्रू ही आगे बता पाते हैं। सुपरविजन, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सुपरविजन। सुपरविजन ना एक लैटिन वर्ड है, बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा लैटिन वर्ड ऐसे लिखा रहता है, तो ये भी लैटिन वर्ड ही है। सुपरविजन का मतलब क्या है, इसमें दो वर्ड है, एक है सुपर और दूसरा है विजन। इसमें सुपर का मतलब क्या है, सुपर का मतलब है इसमें ऊपर, ऊपर मतलब फ्रॉम द अबव। ठीक है, तो सुपर का मतलब है फ्रॉम द अबव। विजन का मतलब होता है देखना, देखना, ऊपर से देखना, सिंपल सी बात है, ऊपर से देखना, ऊपर से झांकना, वो है हमारा सुपरविजन। इन नॉर्मल सेंस ऑफ द टर्म सुपरविजन मीन्स ओवरसीइंग द एक्टिविटी, दूसरों को झांकना। जैसे पड़ोस में, मोहल्ले में कुछ लेडीज होती है ना, वो इधर उधर दूसरों ऊपर से झांकती है गली में क्या चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, तो वो एक तरह से सुपरवाइज कर रही है। ठीक है, अगर हम नॉर्मल टर्म में बोलना चाहे तो वेटियट्स ने बोला था सुपरविजन रेफर्स टू डायरेक्ट और इमीडिएट गाइडेंस एंड कंट्रोल द सबऑर्डिनेट। तो यानी आपका मान लीजिए आपकी ब्रांच है, आपका बीएम है, ठीक है, वो क्या करता है, वो देखता है कौन क्या क्या काम कर रहा है। मान लीजिए 4 क्लर्क है, एक अकाउंटेंट है, एक फील्ड ऑफिसर है, ठीक है, तो वो देखता है क्या क्या काम हो रहा है, कोई खाली तो नहीं बैठा, ठीक है, किसी को एक्स्ट्रा काम तो नहीं दिया गया, तो प्रॉपर सुपरवाइज करता है, वही हमारा सुपरविजन। जॉर्ज आर टेरी और स्टेफन जी फ्रैंकलिन ने जो है सुपरविजन को बोला, सुपरविजन इज गाइडिंग एंड डायरेक्टिंग एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉय एंड अदर रिसोर्स, जो किसी भी काम को पूरा करने के लिए एम्प्लॉय जो आपके अंदर काम कर रहे हैं, आपके सबऑर्डिनेट, उनको गाइडेंस देना, उनको डायरेक्शन देना, वही होता है सुपरविजन। तो बहुत सिंपल सी बात है, सुपरविजन मतलब ऊपर से झांकना, देखना कि किस तरीके से काम चल रहा है। आपका मैनेजर क्या करता है, ब्रांच में सुपरवाइज करता है, तो उसका जो रेट, उसको बोला था सुपरवाइजर, उसका रोल ही है सुपरवाइज करना कि किस तरीके से काम हो रहा है। कुछ कंपनीज है, मान लीजिए फैक्ट्रीज, मान लीजिए वहाँ बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती है, एक एक मशीन में आप मान लीजिए यहाँ पे 20 लोग बैठे हैं, 20 लोग बैठे हैं, या मशीन चल रही है, तो वहाँ पे एक पर्सन होगा जिसको हम बोलते हैं सुपरवाइजर। उसका कुछ काम नहीं, उसका बस यही काम है दूसरों को देखना कि कोई खाली तो नहीं बैठा, अच्छे से सब काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सुपरविजन मतलब जो सुपरवाइजर है वो क्या दो रोल को प्ले करता है, सुपरवाइजर दो रोल प्ले करता है। पहला, सुपरवाइजर कम्युनिकेट द प्लान, पॉलिसीज एंड डिसीजन एंड स्ट्रेटेजी ऑफ मैनेजमेंट। तो आपका जो मैनेजमेंट है, मतलब सुपरवाइजर को आप बोल सकते हो एक मैनेजमेंट का ये एजेंट है, या आप बोल सकते हो कि सुपरवाइजर कौन है, आपके मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है। तो वो अपनी मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करता है, किसको, जो सबऑर्डिनेट है, जो उसके अंडर काम कर रहे हैं, उसको अपनी मैनेजमेंट की पॉलिसीज बताता है, क्या डिसीजन है वो बताता है, क्या स्ट्रैटेजी है वो बताता है। ठीक है, तो वही इसमें लिखा है। इफ देयर आर कंप्लेन, ग्रीवेंसेस एंड सजेशन ऑफ सबऑर्डिनेट, अब मान लीजिए क्लर्क को कोई डाउट है, कोई कंप्लेन है, तो वो ये बात भी जो है मैनेजमेंट को बताता है। तो वो मैनेजमेंट के बीच में और जो उसके अंडर काम कर रहे हैं सबऑर्डिनेट के बीच में
लिंकेज का काम करता है, या इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है। मैनेजमेंट की कोई बात, पॉलिसीज वो बताता है अपने सबऑर्डिनेट को जो उसके अंडर काम कर रहे हैं क्लर्क। उनको कोई डाउट है, कुछ मतलब कंप्लेन करनी है, ग्रीवेंसेस है, सजेशन है क्लर्क का, तो सजेशन सुन के आगे ऊपर बताता है। तो ये काम रहता है मेनली सुपरवाइजर का। ये गाइडेंस का भी काम करता है, मतलब गाइडेंस देता है सबऑर्डिनेट को। तो जो उसके अंडर काम कर रहे हैं उनको किस तरह से गाइडेंस चाहिए, कोई एडवाइस, कोई नॉलेज, कोई स्किल्स चाहिए, तो उसमें भी उनकी मदद करता है। एक अच्छा सुपरवाइजर बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब क्या होता है? कुछ लोग क्या होते हैं कि अपनी बातों से सामने वाले के माइंड को इस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं कि सामने वाले को जो आप काम बोलते हैं वो उस काम को कर देते हैं। वो होता है हमारा लीडरशिप क्वालिटी। थ्रू द लीडरशिप क्वालिटी द सुपरवाइजर कैन इन्फ्लुएंस द वर्क बिहेवियर ऑफ सबऑर्डिनेट। तो लीडरशिप क्वालिटी अगर आपके अंदर रहेगी तो आप अपने सबऑर्डिनेट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ये काम करने के लिए, और काम आप क्या बोलेंगे जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। सेकंड है नॉलेज। तो एक सुपरवाइजर को नॉलेज और उसके अंदर खुद भी स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है। तीसरा पर्सनल ट्रेट, जैसे अच्छा सोशल स्किल्स। ठीक है। अच्छा टेक्निकल, मतलब टेक्निकल नॉलेज आप में होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, करेज होना चाहिए, ऑनेस्टी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल, टीचिंग और गाइडेंस स्किल्स। तो ये कुछ बेसिक पर्सनल स्किल भी आपके अंदर होनी चाहिए। डिग्री ऑफ सुपरविजन। द सुपरवाइजर शुड बी एबल टू डिसाइड द लेवल ऑफ सुपरविजन वेदर इट शुड बी जनरल। तो जो सुपरवाइजर है उसको मालूम होना चाहिए कि मुझे किस तरह से सुपरवाइज करना है। एक होता है जनरल, मतलब ऊपर ऊपर से देख लिया। क्लोज मतलब बहुत ध्यान से देख रहा है कि आप क्या काम कर रहे हैं, तो उसको मालूम होना चाहिए कि किस लेवल का मुझे सुपरवाइज करने की जरूरत है। अगला है प्रमोटिंग कोहेंसिनेंस ऑफ ग्रुप। कोहेंसिनेंस का मतलब होता है ग्रुप, जैसे हम लोग फैमिली है, आप अपने फैमिली को एक ग्रुप मान लीजिए, आपके मम्मी पापा भाई बहन, तो उनके बीच में एक जुड़ाव आप महसूस करते हैं ना, एक लगाव ग्रुप का। तो जनरली लोग अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड करना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है, एक पॉजिटिव फीलिंग उनको आती है। वो किस वजह से? वो इसी वजह से, जो वर्ड लिखा ना पे कोहेंसिवनेस। कोहेंसिव का मतलब जुड़ाव महसूस करना एक दूसरे के साथ। ठीक है, एक दूसरे की चिंता करना, एक दूसरे के साथ जुड़ाव महसूस करना, और पूरी कोशिश करना एडजस्टमेंट करें ताकि हमारा ग्रुप ना टूटे। ठीक है, तो वही होता है हमारा कोहेंसिनेंस। तो वो जो आपका सुपरवाइजर है, ग्रुप कोहेंसिनेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय लेवल ऑफ अट्रैक्शन दैट ईच मेंबर्स हैज। तो हर मेंबर्स ग्रुप के साथ जुड़ा रहना चाहता है, बना रहना चाहता है, उसी को बोलते हैं कोहेंसिनेंस। हाई कोहेंसिनेंस ऑफ ग्रुप टेंड टू प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट। तो एक ग्रुप जिसमें बहुत अच्छा जुड़ाव, लगाव, अट्रैक्शन होगी मेंबर्स के आपस में ग्रुप को बनाए रखने की, तो बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को भी पूरा करेंगे। क्योंकि एक अच्छा कोहेंसिनेंस वाला जो ग्रुप होगा ना, उसमें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काम है, तो उसको बहुत ध्यान से मतलब ध्यान में रख के उस काम को किया जाएगा। अगला और लास्ट पॉइंट है रैपोर्ट विथ सुपरवाइजर। सुपरवाइजर्स रिलेशन विद हिज सुपीरियर मस्ट बी सच दैट ही कैन प्रेजेंट हिज व्यूज एंड सजेशन रिलेटेड टू हिज। तो मतलब अपने जो सुपीरियर्स है, ठीक है, तो उसके सुपीरियर से उसका अच्छा खासा मतलब अच्छा खासा मिलजुल के उसको अपने सुपरवाइजर के साथ रहना है, ताकि जो भी उनके अंडर जो काम कर रहे हैं, मतलब ये सुपरवाइजर है, एक उसके सुपीरियर है और एक उसके अंडर सबऑर्डिनेट। तो जो सबऑर्डिनेट उसके अंडर काम कर रहे हैं, उनका कैसा वर्क एक्सपीरियंस है, उनका कोई सजेशन है, तो उसको जो है अपने आगे के जो सुपीरियर है उनको बता सके, तो उनके साथ एक अच्छा तालमेल उनका होना चाहिए। तो इतनी सारी क्वालिटीज आप में होनी चाहिए, तो आप एक अच्छे सुपरवाइजर बन जाएंगे। तो क्या क्या क्वालिटीज उसकी बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे हमने शुरू किया था सुपरवाइजर का मतलब है, सुपर का मतलब है ऊपर। ठीक है, ऊपर से देखना, विजन मतलब देखना। तो सुपरविजन का सिंपल सा मतलब है कि दूसरों के काम को देखना कि किस तरीके से काम चल रहा है। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि अपने जो सबऑर्डिनेट है उनको कंट्रोल करना, उनको गाइडेंस देना। फिर यहाँ पे बोला कि सुपरविजन क्यों जरूरी है, तो ये दो काम करता है। पहला, जो भी आपके प्लान है, पॉलिसीज है, तो सुपरवाइजर जो है प्लान, पॉलिसीज और जो स्ट्रेटेजी है अपनी मैनेजमेंट की, तो वो एक तरह से मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बन के काम करता है। कौन? सुपरवाइजर। तो सारी पॉलिसीज ये सब अपने सबऑर्डिनेट को, क्लर्क को बताता है, और उनको कोई कंप्लेन है, ग्रीवेंसेस, तो वो आगे मैनेजमेंट को बात बताता है। फिर वो जो सबऑर्डिनेट है उनको गाइडेंस देने का भी काम करता है। क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक अच्छे सुपरवाइजर के लिए? लीडरशिप, आपके अंदर एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। अब लीडरशिप का मतलब क्या होता है? दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाना कि वो काम करे, और काम क्या होगा? जो कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करेगा। तो वही होता है आपकी लीडरशिप क्वालिटी। नॉलेज एंड स्किल्स, सुपरवाइजर के अंदर अच्छी खासी नॉलेज और स्किल्स होनी चाहिए, तभी उसके जो सबऑर्डिनेट है उसकी बातों को सीरियसली लेंगे। तीसरा आता है पर्सनल ट्रेड। पर्सनल ट्रेड में आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस, टीचिंग, ये सब होनी चाहिए। डिग्री ऑफ सुपरविजन, तो सुपरवाइजर को मालूम होना चाहिए कि किस हद तक, किस डिग्री में मुझे सुपरवाइज करना है, क्या मुझे क्लोज सुपरविजन करना है या जनरल, मतलब ओवरऑल। ठीक है, ये हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा टाइट सुपरविजन भी करोगे ना, तो जो सबऑर्डिनेट है उनकी मॉरल खराब हो जाएगा, उनकी प्रोडक्टिविटी। अब मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, मैनेजर आपके सिर पे खड़ा हुआ है, तो क्या आप उस काम को कर पाएंगे? नहीं
काम में ही आपका ध्यान मैनेजर पे जाएगा कि मैं कुछ गलती से गलत ना कर दूं, मैनेजर मेरे को टोकना दे, ठीक है। तो ज्यादा सुपरवाइज, बहुत टाइट सुपरवाइज भी एक अच्छा रिजल्ट नहीं देता। प्रोमोटिंग कोहेंसिनेंस ऑफ ग्रुप, तो ग्रुप के मेंबर्स आपस में जो जुड़ाव महसूस करते हैं उसी को बोलते हैं कोहेंसिनेंस। तो एक अच्छा सुपरवाइजर ग्रुप को बनाए रखता है और उसके कोहेंसिनेंस को बनाए रखता है। और एक अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा ना ग्रुप में, तो उसका फायदा है कि जो मेंबर्स है मेहनत करते हैं ताकि गोल को पूरा कर सके। रैपोर्ट विद सुपरवाइजर, वो आगे सुपरवाइजर के साथ अच्छा तालमेल जो है, अच्छी दोस्ती रखता है। उसका कारण क्या है कि अगर जो उसके जूनियर्स है, उसके जो सबॉर्डिनेट है, उनका कोई व्यूज है, कुछ सजेशन है, तो उनको आगे बता सके। इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन, क्या क्या फायदे हैं। इसमें बोला है कि सुपरविजन इज प्राइमरीली कंसर्न विद ओवरसीइंग और वाचिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सबॉर्डिनेट। तो सबॉर्डिनेट के कैसे वो काम कर रहे हैं, उनकी कैसे परफॉर्मेंस, उनको देखना, वही होता है सुपरवाइजर। तो मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब सुपरवाइजर एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है मैनेजमेंट के तौर पे। तो क्या क्या इसके फायदे हैं, द इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरवाइजर। तो इंपॉर्टेंस क्या क्या है सुपरविजन की, वो यहाँ बताइए। पहला इशू ऑफ ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन। ए सबॉर्डिनेट कैन गिव बेटर परफॉर्मेंस व्हेन ही नोज द वर्क ही इज सपोज्ड टू डू। अब एक सबॉर्डिनेट है, अगर मान लीजिए बीएम छुट्टी पे, तो वो अच्छे से काम भी नहीं करेगा, ठीक है, एक दो दिन की बात अलग है। पर अगर लॉन्ग टर्म आपका बीएम ही ना हो और क्लर्क को बोला जाए या फिर कोई सुपरवाइजर है ना, सभी लोग इक्वल रैंक के और उनको बोला जाए कि काम करो, तो उसमें कोई किसी को देखने वाला नहीं, कोई किसी को कंट्रोल करने वाला नहीं, तो वो एक अच्छे से काम नहीं हो पाता, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे जैसे घर में आपके फादर है या मदर है, तो घर को कंट्रोल करके रखते हैं कि किस तरह से काम करना है, क्या करना है, जिसकी वजह से बच्चे भी कंट्रोल में रहते हैं। तो वही इसमें होता है कि जो भी ऑर्डर है, इंस्ट्रक्शंस है, वो सुपरवाइजर देता है अपने सबॉर्डिनेट को, और वो भी जो है उनको मालूम है कि हमें प्रॉपर कंट्रोल किया जा रहा है, हमें इनकी इंस्ट्रक्शंस माननी है, तो वो सबॉर्डिनेट भी सुपरवाइजर के गाइडेंस के तहत अच्छा काम करते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट है तो वो उनसे पूछ सकते हैं। सेकेंड है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द वर्क। तो जो सुपरवाइजर है वो देखता है कि किस तरह से काम है, उसको किस तरह से प्लान करना और ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज मतलब प्लान करना, मतलब ये काम है, ऑर्गेनाइज मतलब काम को बांटना। तो ये काम वो अच्छे से करता है अपने सबॉर्डिनेट के लिए। तीसरा प्रॉपर असाइनमेंट होगा। असाइनमेंट का मतलब है कि काम को बंटवारा करना, ठीक है। बोल रहा है कि सबॉर्डिनेट में फील फ्रस्ट्रेट, अगर आपने काम को अच्छे से बांटा नहीं है, किसी को बहुत ज्यादा काम दे दे, किसी को बहुत कम काम दे दे, तो वो जो सबॉर्डिनेट है वो काफी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अ सुपरवाइजर मेक सिस्टमेटिक अलॉटमेंट ऑफ एक्टिविटीज एंड रिसोर्स एंड डेलीगेट अथॉरिटी टू ईच वर्कर्स। तो बोल रहा है जितने भी वर्कर्स है ग्रुप में, सभी को जो है काम को बंटवारा करता है, कौन, आपका सुपरवाइजर। इफ द वर्क इज नॉट प्रॉपरली असाइन, अगर अच्छे से अपने काम को नहीं बांटा, some workers may have lot of free time while other may be overburdened। तो बोल रहा है कुछ वर्कर्स तो बिल्कुल फ्री घूमेंगे और किसी के पास जरूरत से ज्यादा काम होगा, तो एक प्रॉपर असाइनमेंट जरूरी है। अगला बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो जो भी रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज मतलब ह्यूमन रिसोर्स कुछ भी, तो एक अच्छा सुपरवाइजर क्या करता है, लेट टू मिनिमम वेस्टेज है, सबॉर्डिनेट और कॉन्स्टेंटली मॉनिटर। क्योंकि जो सबॉर्डिनेट है उनको प्रॉपर मॉनिटर किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, तो वो अच्छे से मेहनत करते हैं, ठीक है। तो इससे किसी टाइप की वेस्टेज भी नहीं होती और प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाता है रिसोर्सेज का। अगला इंप्रूव मोटिवेशन डिसिप्लिन ग्रुप। तो जो वर्कर्स है, जो सुपरवाइजर के अंडर काम कर रहे हैं सबॉर्डिनेट, उनको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तो जो उनका मैनेजर है उनको गाइडेंस देने का काम करता है, ठीक है। और जो सबॉर्डिनेट है उनको वो मोटिवेट करने का भी काम करता है। द सुपरवाइजर मोटिवेट द सबॉर्डिनेट, उनको मोटिवेशन चाहिए और उनके अंदर डिसिप्लिन भी बना के रखते हैं। डिसिप्लिन मतलब प्रॉपर उनको इंस्ट्रक्शंस देना, अगर वो कुछ गलत काम करे तो उनको पूछना, बताना। तो एक तरह से जो है ग्रुप में, ब्रांच में डिसिप्लिन बनी रहती है, तो वो चीज भी सुपरवाइजर करता है। एंड ग्रुप कोहेरेंस, ग्रुप कोहेरेंस मतलब ग्रुप के जो मेंबर्स है एक दूसरे के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं, तो वो काम भी सुपरवाइजर की हेल्प से ही हो पाता है। लास्ट पॉइंट है प्रोवाइड अ बेटर लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। तो जो सुपरवाइजर है वो वर्कर्स को मैनेजर से जोड़ने का काम करता है, उनके बीच में लिंक का काम करता है, ठीक है। किस किस के, वर्कर्स के बीच में और मैनेजर के बीच में, ठीक है। ये काम कौन करता है, ये करता है आपका सुपरवाइजर, ठीक है। मैनेजर और वर्कर के बीच में कैसे, वर्कर्स को कोई डाउट है तो मैनेजर से बात कर सकते हैं, मैनेजर को कोई डाउट है तो वर्कर से बात कर सकते हो। तो इस तरह से कोई भी पॉलिसीज है तो मैनेजमेंट की पॉलिसीज वर्कर्स को बताता है, ठीक है, सबऑर्डिनेट को बताता है। सबऑर्डिनेट को कोई कंप्लेन है, कोई ग्रीवेंसेस है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो बात आगे मैनेजमेंट को बताता है। तो एक तरह से लिंक करने का काम करता है। इसके साथ आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट यहाँ पे हो गया। इंपॉर्टेंस कहते हैं सुपरवाइजर की, कोई भी ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन जो आपका सुपरवाइजर आपको इशू करता है, और जिससे जो सुपरवाइजर है वो इस बात को भी इंश्योर करता है कि जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है प्रॉपरली कम्युनिकेट हो जाए हर एम्प्लॉय पे। अब मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी है, तो वो सब इंस्ट्रक्शंस को सबऑर्डिनेट तक पास करना, वो सारा काम सुपरवाइजर का रहता है। तो इसीलिए जो है सुपरवाइजर जरूरी है। और भी क्या क्या चीजें हैं, प्लानिंग, तो काम को प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। ऑर्गेनाइज मतलब प्रॉपर काम को, टास्क को बांटना, तो वो सारा काम भी सुपरवाइजर करता है। प्रॉपर असाइनमेंट, जो काम का बंटवारा प्रॉपर वे में हो, मतलब ऐसा नहीं कि किसको ज्यादा काम दे दे, किसको कम दे, सबको इक्वल रहे काम, तो इसको भी सुपरवाइजर इंश्योर करता है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, इसमें जो भी ह्यूमन स्टाफ जो है उनको प्रॉपर मॉनिटर और ऑब्जर्व करता है सुपरवाइजर, तो उसका एक इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो पाता है।
इम्प्रूव मोटिवेशन, डिसिप्लिन एंड ग्रुप। तो ग्रुप के लोगों को मोटिवेट करना, उनमें डिसिप्लिन बनाए रखना, ग्रुप का जुड़ाव बनाए रखना, तो इन सब के लिए भी आपका सुपरवाइजर मदद करता है। प्रोवाइड विटल लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में लिंक का भी काम करता है कौन? आपका सुपरवाइजर। ठीक है, जैसे वर्कर्स को कोई कंप्लेन है तो ये बात आगे मैनेजमेंट को बताएगा कि इस तरह की कंप्लेन सबऑर्डिनेट को फेस करनी पड़ रही है, वो इस तरह की कंप्लेन कर रहे हैं, या मैनेजमेंट की कोई पॉलिसीज है या कुछ और मैनेजमेंट की कोई बात है, कोई स्ट्रैटेजी है, तो मैनेजमेंट की बात अपने वर्कर्स को सबऑर्डिनेट को बताता है। तो दोनों के बीच में लिंकेज का काम करता है कौन? आपका सुपरवाइजर। इसके साथ आपको ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। इसमें 5-6 क्वेश्चन आंसर है, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ कंटेंट थ्योरीज। तो ये मास्लो थ्योरी, ब्रूम थ्योरी, ये सारा हमने चैप्टर में पढ़ा था ना। तो कौन सी ऐसी थ्योरी जो कि कंटेंट जो है कंटेंट थ्योरी से बिलोंग नहीं करती, तो हमारा आंसर क्या था? ब्रूम थ्योरी। ठीक है, तो ये कंटेंट थ्योरी से रिलेटेड नहीं थी। सेकेंड है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल इज इंडिकेशंस दैट द लीडर हैज कॉन्फिडेंस इन द स्किल्स ऑफ हिज और हर फॉलोवर्स। तो जो आपकी पार्टिसिपेटिव लीडरशिप है, तो उसमें क्या होता है कि सभी से जो उसके फॉलोवर्स है उनके स्किल्स उनसे पूछा जाता है, उससे सजेशन लिया जाता है और फिर एक फाइनल डिसीजन लिया जाता है। तो इसमें सभी का पार्टिसिपेशन इसमें रहता है। तो वही पूछा है, वही बोला है विच ऑफ फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल इज इंडिकेशन इन दैट लीडर्स हैज कॉन्फिडेंस। तो इन द स्किल्स ऑफ हिज, और तो जो उसके फॉलोवर्स है उसके स्किल्स पर उसको भरोसा है, इसलिए उनसे पूछता है, उनसे सजेशन लेता है। तो वही होती है हमारी पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। तीसरा क्वेश्चन है the factors that an individual values and strive to accomplish are depend on। किस इस पे डिपेंड करते हैं? कौन कौन से फैक्टर्स है? द फैक्टर्स दैट एन इंडिविजुअल वैल्यू एंड स्ट्राइव टू अकम्प्लिश आर। तो कोई भी जो इंडिविजुअल है उसकी वैल्यू है, जो स्ट्राइव है उसको पूरा किया जाता है, तो वो किस चीज पे डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है इस उम्मीद पे, एंटिसिपेशन दैट ए हायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस विल बी अकम्प्लिश सक्सेसफुली एज अ रिजल्ट ऑफ। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर आप अपने एफर्ट्स बढ़ाओगे तो उससे क्या होगा? आपकी परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी, ज्यादा एफर्ट ज्यादा परफॉर्मेंस। तो इस चीज पे ये डिपेंड करता है। तो सिंपल सी बात है, कोई भी होता है ना, जैसे जो ज्यादा मेहनत करता है स्टूडेंट, तो उसको अच्छा परफॉर्म देखने को मिलेगा। जो आपके ऑफिस में भी जो ज्यादा एफर्ट्स लगाता है उसकी अच्छी परफॉर्मेंस होती है। तो वही यहाँ पे बोला है कि अगर आपकी अच्छी एफर्ट्स लगेंगे, आप ज्यादा एफर्ट्स लगाएंगे, तो आपकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगी। चौथा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लीडरशिप अलाउज फॉर लीस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट और फीडबैक फ्रॉम वर्कर्स। तो ऐसी कौन सी लीडरशिप है जहाँ पे कम से कम जो है इनपुट और फीडबैक लिया जाता है वर्कर से? इसमें बोला है अ लीडरशिप स्टाइल दैट एम्फेसिस डायरेक्शन। ऐसा लीडरशिप स्टाइल जहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन दी जा रही है, तो वहाँ पे कम से कम फीडबैक अपने वर्कफोर्स से ली जाएगी। चाहे पार्टिसिपेशन हो, कंसल्टेशन हो या आपका डेलीगेशन, तो वहाँ पे जो है वर्कर्स से जो है फीडबैक ली जाएगी। लेकिन जो आपका एम्फेसिस डायरेक्शनल वाली आपकी जो लीडरशिप है, तो वहाँ पे कम से कम जो है फीडबैक ली जाएगी अपने वर्कफोर्स से। लास्ट और पांचवा क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पार्टिसिपेटरी स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज नॉट करेक्ट। तो जो पार्टिसिपेटिव जो लीडरशिप है उसके बारे में कौन सी बात सही नहीं है? तो इसमें पार्टिसिपेशन में क्या होता है कि सभी का इक्वल पार्टिसिपेशन लिया जाता है, सभी के कंट्रीब्यूशन से जो है डिसीजन लिया जाता है। तो इसमें बोला वर्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो पार्टिसिपेट में क्या होगा कि जो वर्कर्स है उनके बीच में काम को बांट दिया जाएगा। ये बात सही है। थ्रू आउट द कोर्स ऑफ वर्क द लीडर ऑफर्स एडवाइस एंड डायरेक्शन। तो इसमें लीडर आपको डायरेक्शन देगा, आपको एडवाइस देगा। तीसरा है द डिसीजंस दैट अ लीडर मेक आर डिपेंड ऑन फाइंडिंग दैट आर ग्लीन फ्रॉम द वर्कफोर्स। तो जो भी लीडर इसमें डिसीजन लेता है ना, तो जो वर्कर्स है उनसे पूछता है, जो वर्कफोर्स उनसे पूछता है, उसके हिसाब से अपना डिसीजन लीडर इसमें लेता है। लास्ट है द लीडर डज नॉट डेलीगेट एनी टास्क टू मेंबर्स। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि काम तो लीडर अपने ग्रुप से ही कराएगा ना। तो इसमें बोला है कि लीडर डज नॉट डेलीगेट एनी टास्क, कोई भी काम अपने वर्कफोर्स को नहीं देता, ऐसा इसमें बोला है। तो ये वाली बात इसके बारे में गलत हो जाएगी। तो पार्टिसिपेट में ये सारी बातें सही है। वर्कर्स के बीच में काम बांट देता है, उनसे एडवाइस जो है देता है, मतलब उनको एडवाइस और डायरेक्शन देता है लीडर। और कोई भी जो डिसीजन लेता है लीडर, तो वो जो वर्कमैन होते हैं तो उनसे पूछ के, जो वर्कफोर्स है उनसे पूछ के जो है अपना डिसीजन लेता है। और लास्ट से बोला कोई भी काम नहीं देता, कोई भी टास्क नहीं देता अपने वर्कफोर्स को। तो ये वाला पॉइंट गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके साथ ये चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।